नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, काव्य खंड के अंतर्गत पाठों के अध्ययन के क्रम में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन वृत्त से अवगत हो चुके हैं। शीर्षक कैदी और कोकिला का आज हम सस्वर वाचन करेंगे, साथ ही साथ कठिन शब्द भावार्थ के साथ साथ काव्य सौंदर्य से भी अवगत होंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कैदी और कोकिला, जो कि हमारा शीर्षक है, इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ की भूमिका क्या है। प्रस्तुत पाठ में हम किसका अध्ययन करेंगे। तो यदि हम भूमिका की बात करें तो प्रस्तुत पाठ कैदी और कोकिला ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती यह कविता अत्यंत लोकप्रिय रही है, जिसका शीर्षक कैदी और कोकिला है। आप सभी लोग जानते हैं। प्रस्तुत कविता में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार और अमानवीय व्यवहार तथा शोषण का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हुई यह कविता कैदी और कोकिला लोगों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय रही। कविता की भूमिका कुछ इस प्रकार है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि का मन अशांत है। कवि अपने मन में दुख, असंतोष और आक्रोश का भाव लिए हुए कोकिला के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम मधुर स्वर की स्वामिनी हो, परंतु फिर भी इस स्थिति में, इस परिस्थिति में तुम्हारा यह स्वर, तुम्हारा यह मधुर स्वर, यह मन को आकर्षक नहीं लग रहा है। अर्थात यह मधुर गीत गाने का समय नहीं है, यह समय मुक्ति का गीत गाने का है। तो हे कोयल, तुम इस अर्धरात्रि में क्यों चीख पड़ी हो? शायद तुम भी पूरे देश को कारागार के रूप में देख रही हो और इस वजह से तुम अर्धरात्रि में चीख पड़ी हो। अब हम प्रस्तुत कविता की पंक्तियों को देखते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो और गाते गाते तुम बीच में क्यों रुक जा रही हो। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कोयल बोलो तो, हे कोयल बताओ, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई संदेशे से हमें अवगत कराना चाहती हो, कोई सूचना लाई हो, कोई ऐसी बात जो तुम हमें बताना चाहती हो। शायद ऐसा ही कोई कारण जिसकी वजह से तुम अर्धरात्रि में चीख पड़ी हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। और यह संदेशा किसका है, तुम क्या बताना चाहती हो, हमें किस बात से अवगत कराना चाहती हो। हे कोयल बताओ, इस अर्धरात्रि में तुम्हारे चीखने का क्या कारण है। अगली पंक्ति देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात पड़ा पहरा है, शासन है या तंग का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आई। अगली पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमें यहाँ पर इस काल कोठरी में कैद करके रखा गया है, जहाँ की दीवारें ऊंची ऊंची हैं और काली कहने से तात्पर्य प्रकाश बहुत ही मुश्किल से उस कोठरी में पहुंच रहा है। अर्थात इस अंधकार काल कोठरी में हमें जहां कैद करके रखा गया है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में,
जहाँ पर डाकू, चोर और लुटेरे इन सभी को साथ में ही कैद करके रखा गया है। कहने का तात्पर्य कि डाकू, चोर और लुटेरे इन्होंने तो एक अपराध किया है, इसलिए इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। परंतु ब्रिटिश हुकूमत की शासन व्यवस्था देखिए कि अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना भी उससे बड़ा अपराध है, उससे जघन्य अपराध की श्रेणी में उसे माना जाता है कि वह बहुत ही जघन्य अपराध है। इसलिए उन्हीं डाकू, चोर और लुटेरों के साथ हमें भी कैद करके रखा गया है। अगली पंक्ति में कहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और वह हमें पर्याप्त भोजन भी नहीं देते, न ही उससे हम जी पा रहे हैं और न ही उससे हमारी मृत्यु हो रही है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, अर्थात हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं, ना ही हम जी रहे हैं और ना ही हम मर रहे हैं, अर्थात हम बीच की परिस्थिति में हैं, बीच की स्थितियां हमारे साथ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस तरीके से पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा है कि हम जी सकें, और हमें ऐसा भी नहीं किया जा रहा है कि हमें भोजन ही ना दिया जाए जिससे हमारी मौत हो जाए। कहने का तात्पर्य हमारे पास सिर्फ तड़पने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगली पंक्ति में पुनः कहते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात हमारे इस जीवन पर इन ब्रिटिश सेनानियों का अत्यंत कड़ा पहरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हे कोयल, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह शासन है, अर्थात यह शासन व्यवस्था है, या फिर तम का प्रभाव गहरा है, या फिर यह अंधेरे का प्रभाव है। तम का अर्थ यहाँ पर अंधकार से है। कवि कह रहा है कि यह अंधेरा है, यह अंधेरे का प्रभाव है, या फिर यह शासन व्यवस्था ही ऐसी है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और यह ऐसी रात है, यह ऐसी अंधेरी रात है, ऐसी कालिमा है कि जहाँ हिमकर निराश कर चला, अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है उसके समक्ष वह भी परास्त हो जा रहा है। हिमकर का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा है। अर्थात इस कालिमा के आगे चंद्रमा की जो आशा रूपी किरणें हैं वह भी परास्त हो जा रही हैं, और निराश कर चला रात भी काली, और यह रात ऐसी काली रात है कि जिसके समक्ष चंद्रमा रूपी प्रकाश की किरणें भी परास्त हो जा रही हैं। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पर आली संबोधन कोकिला के लिए हुआ है, और आली का अर्थ होता है सखी, और सखी शब्द से कोयल को संबोधित किया गया है। हे सखी, इस समय कालिमा मई का अर्थात यहाँ पर है काली। कालिमा मई काली। हे सखी, तुम भी इस घनी अंधेरी रात में क्यों जग रही हो, इस अर्धरात्रि में क्यों जग रही हो, क्यों चीख रही हो। तुम्हारे चीखने का क्या कारण है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। अब यहाँ पर हूक शब्द का अर्थ है दर्द भरी आवाज। दर्द भरी आवाज। वेदना का अर्थ है पीड़ा। फिर कवि कहते हैं क्यों हूक पड़ी, अर्थात तुम्हारी आवाज़ जो कि मादकता से परिपूर्ण होती है, फिर भी आज तुम्हारी आवाज़ में एक दर्द है, एक पीड़ा है, वो वेदना बोझ वाली सी, अर्थात उस स्वर में एक पीड़ा है, एक कसक है, और तुम्हारी आवाज़ ही आज बता रही है कि तुमने अवश्य कुछ ऐसा महसूस कर लिया है जिसे तुम हमें सूचित करना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा सर्वस्व लूट लिया है जिसकी वजह से तुम अर्धरात्रि में चीख पड़ी हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी
मृदुल वैभव की रखवाली का तात्पर्य यहाँ पर कि तुम मधुर स्वर के लिए जानी जाती हो, तुम मधुर स्वर की स्वामिनी हो, और फिर भी तुम्हारी आवाज़ में आज एक कसक है, एक पीड़ा है, एक वेदना है, जिसको देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि वास्तव में तुम कोई ऐसी बात जो तुम बताना चाहती हो, इस वजह से तुम अर्धरात्रि में चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ, वास्तविक कारण तुम्हारे अर्धरात्रि में चीखने का क्या है। अगली पंक्ति में कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम पगली हो गई हो। यहाँ बावली का अर्थ है पगली से, कि हे कोयल क्या तुम पगली हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। अब यहाँ दावानल का अर्थ है जंगल में लगी हुई आग। दावानल, जंगल की आग को हम दावानल कहते हैं। कवि कह रहा है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है। कहने के पीछे भाव यह है, क्या तुम्हें इस ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का ज्ञान हो गया है। क्या तुम भी उनकी इस शासन व्यवस्था से अवगत हो चुकी हो, जिस वजह से तुम अर्धरात्रि में चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ, तुम्हारे अर्धरात्रि में चीखने का क्या कारण है। तो यह तो प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ रहा। आइए अब क्या विशेष है, काव्यगत सौंदर्य भी हम जानते हैं, तो आइए देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य काव्यगत सौंदर्य में यदि हम प्रथम बिंदु की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों की जो भाषा है वह सरल व सहज है। प्रश्न शैली, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें, अगला बिंदु यदि हम देखें तो ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का वर्णन है। अगले बिंदु की बात करें कोयल से आत्मीय लगाव है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार व यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य मिलता है। कहने का तात्पर्य कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रिटिश सेनानियों के द्वारा उनके साथ जो दुर्व्यवहार और उन्हें जो यातनाएं दी गई उनका मार्मिक साक्ष्य मिलता है प्रस्तुत कविता में।
कवि का कोयल से आत्मीय लगाव है। ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न शैली का प्रयोग और कवि के द्वारा प्रयुक्त भाषा जो कि सरल व सहज है। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत कविता में रह रह शब्द में यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष क्या है। आइए अब हम अगली पंक्तियों का वाचन और शब्दार्थ के साथ साथ उसके भावार्थ से अवगत हों, जो कि इस प्रकार से हैं। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर आली शब्द हमने आपको पहले ही बताया कि कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे सखी, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम मेरे शरीर पर यह आभूषण के रूप में जो जंजीरें हैं, क्या तुम इन्हें नहीं देख रही हो। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझ रही हो। यह हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिया गया एक अमूल्य भेंट है, अमूल्य उपहार है, जो हमने अपने शरीर पर धारण किया है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, और अब कोल्हू के चरसे से जो आवाज़ निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है, अब वही हमारे जीवन की तान बन चुकी है। अर्थात वही तान, वही धुन हमें स्वतंत्रता के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही है। यह कोल्हू के चरसे की जो आवाज़ है, वह हमारे जीवन की तान बन चुकी है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हे कोयल, जब हम अपने इन हाथों के उंगलियों से जब हम पत्थरों गिट्टियों को तोड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम क्रांति के गीत लिख रहे हों। अर्थात हमें यह बिल्कुल आभास नहीं हो रहा है कि हम इनके द्वारा बताए गए कार्य को कर रहे हैं, अर्थात गिट्टी और पत्थर को तोड़ रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम क्रांति का गीत लिख रहे हों। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जब मैं इस मोट के चरसे को पेट पर लगा करके खींचता हूँ, तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मानो मैं इस ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ को खाली कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य, मैं जब ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं इनके गर्व को चूर चूर कर रहा हूँ, और इससे मैं प्रेरित होता हूँ कि मैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए तत्पर हो सकूँ, मैं उस लड़ाई के लिए तत्पर हो सकूँ, मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए तत्पर हो सकूँ। कहने का भाव यह है कि ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं इनके घमंड को चूर चूर कर रहा हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि दिन में करुआ क्यों जगे रुलाने वाली। हे कोयल, दिन का समय संघर्ष का है, परिश्रम का है। यह कारुणिक समय नहीं है, यह कारुणिक रुदन का समय नहीं है, करुणापूर्ण रुदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दिन परिश्रम और संघर्ष का है। इसलिए हे सखी, रात में गजब ढा रही आली कि तुम्हारी यह जो चीख है, अर्धरात्रि में तुम्हारा यह चीखना, यह भी गजब ढा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इसके माध्यम से तुम भी क्रांति का सूत्रपात कर रही हो। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं
कि इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस शांत समय में कहने का तात्पर्य इस अंधेरी, नीरव और सुनसान इस अंधेरी रात में तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रुदन कर रही हो। तुम्हारा यह रुदन अंधकार को बेध रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा यह कारुणिक रुदन अंधकार को बेध रहा हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कहने का तात्पर्य है तुम्हारा ऐसा करना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम चुपचाप क्रांति का सूत्रपात कर रही हो, क्रांति के बीज बो रही हो। और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ, तुम्हारा ऐसा करने का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरी तरह पूरे देश को कारागार के रूप में देख रही हो और अपने इस कारुणिक रुदन से चुपचाप क्रांति का सूत्रपात कर रही हो, अर्थात क्रांति का बीज बो रही हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आपने देखा कि किस प्रकार से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों पर किस प्रकार से किए गए जो अमानवीय व्यवहार हैं उनका मार्मिक वर्णन किया है। आइए अब हम काव्यगत सौंदर्य से भी अवगत हों कि प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य प्रथम बिंदु की बात करें, चर्रकचूं, जो कि प्रस्तुत कविता में आपने देखा यह शब्द है चर्रकचूं, यह ध्वन्यात्मक शब्द है। भाषा सरल व सहज है। तीसरे बिंदु की बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का वर्णन है। अगला बिंदु जंजीरों का गहना तथा ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। तो इस प्रकार से देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाषा प्रयुक्त हुई वह सरल व सहज है। चर्रकचूं जो कि एक ध्वन्यात्मक शब्द है। प्रस्तुत पंक्ति में ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का वर्णन है। इसके बाद हमने देखा कि जंजीरों का गहना और ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। तो आप इस वीडियो की मदद से भावार्थ को समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।